ऑटोमोबाइल ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। आज हम एबीएस के बारे में जानेंगे कि एबीएस सिस्टम कैसे काम करता है और उसमें कौन कौन सी चीज़ें लगी हुई होती हैं और वह किस प्रकार से कार्य करती हैं। एबीएस एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम, इसमें अन्य चीज़ें भी जुड़ी हुई होती हैं जैसे ईबीडी इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। एबीएस मॉड्यूल में ये दोनों ही चीज़ें ऑलरेडी होती हैं। इसके अतिरिक्त हमें और भी फीचर्स मिल सकते हैं यदि हम एबीएस यूनिट पे और अधिक खर्चा करते हैं और अधिक कॉस्ट पे करते हैं, जैसे ईएसपी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, टीसीएस ट्रक्शन कंट्रोल सिस्टम, एचएएस हील असिस्ट कंट्रोल सिस्टम, डीएएस डाउन हील असिस्ट कंट्रोल सिस्टम। तो आइए हम शुरुआत करते हैं एबीएस से, क्योंकि ये सभी तकनीक एबीएस मॉड्यूल के अंदर ही इनबिल्ट होता है, तो इसको इस ट्रेनिंग में कंप्लीट किया जाए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो को प्राप्त करते रहने के लिए कृपया बेल आइकन को जरूर दबाएं। एमएमवी टेक्निकल यूट्यूब चैनल पर आपको बहुत सारे ऑटोमोबाइल से रिलेटेड यानी मोटर मैकेनिक कोर्स से रिलेटेड आपको वीडियो मिलेंगे जो आपको कोर्स में हेल्प। व्हाट इज एबीएस? एबीएस क्या है? द डूइंग नॉर्मल ब्रेक और क्विक ब्रेक व्हील्स आर नॉट लॉक एट डिफरेंट रोड सरफेस। यदि हम नॉर्मली ब्रेक या क्विक ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं तो वो लॉक नहीं होंगे डिफरेंट सरफेस पर, जैसे ऑयली, आइस एंड वेट, यानी ऐसी रोड सरफेस जहाँ पर ऑयल गिरा हुआ है या फिर बहुत ज़्यादा आइस है वहाँ पर, या फिर वो सतह बहुत ज़्यादा गीली है, तो उन सतहों पर जब हम ब्रेक अप्लाई करेंगे तो वो टायर्स जो हैं, वो जो व्हील्स जो हैं, वो नॉट लॉक यानी लॉक नहीं होंगे। दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ टायर एंड रोड सरफेस ट्रक्शन एंड स्टीयरिंग सिस्टम फेल्स। यदि ऐसा होता है कि वह लॉक हो जाए तो हमारा जो स्टीयरिंग सिस्टम है वो क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। इसको समझते हैं इस तस्वीर के थ्रू कि अगर आप देखें तो यहाँ पर दो डॉग्स हैं, वे भागते भागते रुकने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक डॉग जो है वो स्किड होता हुआ आगे की तरफ गया है, जबकि दूसरा डॉग रुकते 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 गया है। तो यानी कि जो एबीएस ब्रेक सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो एबीएस ब्रेक सिस्टम क्या है? एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम हम इसको बोलते हैं। एंटी लॉक ब्रेकिंग। एंटी लॉक ब्रेकिंग का मतलब यहाँ पर यह है कि जब आप ब्रेक लगाएंगे तो आपका व्हील लॉक नहीं होगा। लॉक मीन्स समझते हैं एक बार हम इसको, डू नॉट कंट्रोल द व्हीकल, इट्स स्किड एंड स्पिन। अब इस मोरल को एक बार क्लियर तरीके से समझते हैं। मान लीजिए कि आप कोई गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी 40, 50, 100 या कुछ भी पर्टिकुलर स्पीड पे चल रही है और आप सडन ब्रेक अप्लाई कर देते हैं, तो आपका जो व्हीकल होगा वो कुछ इस तरीके से घिसड़ता हुआ आगे की तरफ, स्किड होता हुआ आगे की तरफ जा सकता है। चाहे भले ही आप स्टीयरिंग व्हील का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्टीयरिंग व्हील को लेफ्ट या राइट घुमा रहे हैं, फिर भी आपका व्हीकल स्किड होने की वजह से सड़क पे सीधा ही चला जाएगा। और यदि आगे कोई ऑब्जेक्ट है तो गाड़ी उससे टकरा जाएगी और एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एबीएस टेक्नोलॉजी इज गिवन द स्टीयरिंग सिस्टम यूज। अब जो एबीएस है वो क्या करेगा? जब आपने देखा क्या कि जब आपने ब्रेक लगाई तो आपकी गाड़ी जो है वो स्किड करते हुए आगे जा रही थी, तो एबीएस टेक्नोलॉजी क्या करेगी कि आपको स्टीयरिंग यूज़ करने का मौका देगी। यानी अगर आप ब्रेक अप्लाई के दौरान अगर आप स्टीयरिंग इस्तेमाल करना चाहते हैं लेफ़्ट या राइट, तो आप कर पाएंगे और आपकी गाड़ी लेफ़्ट या राइट साइड टर्न हो पाएगी। वाइल वी अप्लाई द ब्रेक सिस्टम, जब हम ब्रेक सिस्टम को अप्लाई करेंगे तो हमारा जो स्टीयरिंग सिस्टम है वो भी यूज़ हो सकता है। किसकी वजह से ऐसा हो पा रहा है? एबीएस टेक्नोलॉजी के कारण ऐसा हो पा रहा है। सो वी आर सिंपली कंट्रोल द व्हीकल एंड प्रिवेंट बाय द एक्सीडेंट एंड इंजरीज। हम अपनी गाड़ी को सरलता से कंट्रोल कर पाएंगे और एक्सीडेंट और चोट लगने से बच पाएंगे। एंटी लॉक ब्रेकिंग। एंटी लॉक ब्रेकिंग यानी कभी टायर को ब्रेक लगाना कभी छोड़ना, कभी ब्रेक लगाना कभी छोड़ना।
तो ये जो है कब कितनी बार होता है, तो यदि एबीएस यूनिट आपकी गाड़ी में लगा हुआ है तो 6 से 9 बार, 6 to 9 टाइम ग्रिप इन अ 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में लगभग 6 से 9 बार ब्रेक आपकी टायर पर अप्लाई होगा और हटेगा। द व्हील कैन क्विकली स्टॉप एट द ऑल रोड सरफेस एट यूज एबीएस। यदि आप एबीएस यूज करते हैं तो आपकी गाड़ी सभी रोड सरफेस पर रुक पाएगी क्विकली। 0.05 to 0.08 सेकेंड, यानी जब आप ब्रेक अप्लाई करोगे तो उस समय पर जो ब्रेक सिस्टम है वो मिली सेकेंड्स में ही ऑपरेट हो जाएगा और ब्रेक लगाना स्टार्ट कर देगा। दिस इज वर्क ऑन वेरी वेरी शॉर्ट टाइम एंड सेव द लाइफ। यानी अगर हम इसको थोड़ा सा सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करें, मान लीजिए कि कोई गाड़ी है जिसके अंदर एबीएस नहीं है, उसके अंदर कोई एबीएस नहीं है और आप ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो सारी कैलकुलेशंस आपको करनी होंगी, जैसे गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है, गाड़ी में कितने लोग बैठे हुए हैं, गाड़ी किस डायरेक्शन में मुड़ रही है, और आप ब्रेक कितनी फोर्स से लगाना चाहते हैं, या ऑब्जेक्ट जो है गाड़ी से कितनी दूर है। तो ये जितनी भी आप हार्डली कंडीशंस देख रहे हैं, ये सारी की सारी कैलकुलेशन कौन करेगा? वो ह्यूमन कर रहा था अभी तक। लेकिन जैसे ही हम एबीएस टेक्नोलॉजी लेकर के आए तो ये लगभग 80% 90% जो कैलकुलेशन है वो कंप्यूटराइज्ड हो गई और वो भी मिली सेकेंड्स में काम कर रही है। तो ह्यूमन की तुलना में जो एबीएस ब्रेक है वो हमारी एफिशिएंटली ब्रेक काम करेगी और शॉर्ट टाइम पीरियड में वो काम कर पाएगी। जब तक ह्यूमन सोचेगा तब तक ये ब्रेक काम कर चुका हो। मोरल ऑफ द स्टोरी अगर हम बात करें कि एबीएस टेक्नोलॉजी क्या है, एबीएस टेक्नोलॉजी ब्रेक के दौरान आपको स्टीयरिंग यूज करने की जो सहूलियत है वो प्रदान करती है, जिसे हम एबीएस टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं, इसलिए इसको लगाया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक को बढ़ाते हैं। वर्किंग ऑफ एबीएस। एबीएस तकनीक जो है वो किस प्रकार कार्य करती है? फ्रेंड, अगर आप एबीएस की तकनीक को सही तरीके से समझना चाहते हैं तो सबसे पहले इसका वॉल्यूम 1 आया हुआ है, जिसको आप अच्छे तरीके से देख लीजिए, जिसमें मैकेनिकल और हाइड्रोलिक ब्रेक को अच्छे से समझाया गया है। हाइड्रोलिक ब्रेक समझने के पश्चात हम आसानी से एबीएस ब्रेक को भी समझ पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज प्रिवेंट टू व्हील्स लॉक एट ब्रेक अप्लाई। ये जो एबीएस है ये क्या काम करेगा कि जो व्हील है उसको लॉक होने से रोकेगा एट ब्रेकिंग टाइम। इट इज ऑटोमेटिकली चेंज द ब्रेक फ्लूइड ऑयल प्रेशर। ये जो एबीएस है ये क्या करेगा, जो ब्रेक फ्लूइड का प्रेशर है उसको बदल देगा ऑटोमेटिकली। इट इज वर्क एट इलेक्ट्रॉनिक एंड सेंसर्स। यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सेंसर के बेस पे काम करता है। इफ अप्लाई द ब्रेक पेडल कैन वाइब्रेट। यदि आप ब्रेक पेडल दबा रहे हो और आपको वाइब्रेशन महसूस हो रही है पेडल पे, इट इज अ साइन ऑफ एबीएस वर्किंग। तो इसका मतलब यह है कि आपका जो एबीएस सिस्टम जो गाड़ी के अंदर लगा हुआ है वो काम कर रहा है। आइए मेन पार्ट्स की बात कर लेते हैं। एबीएस हाइड्रोलिक कंट्रोल यूनिट, एबीएस मोटर, ऑल व्हील सेंसर्स, कैन कम्युनिकेशन एंड वार्निंग लैम्प। अब इसके लेआउट को समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा ब्रेक पेडल, ब्रेक बूस्टर, मास्टर सिलेंडर। ब्रेक पेडल से जो फोर्स लगाई जाएगी, मास्टर सिलेंडर जो प्रेशर क्रिएट करेगा वो चला जाएगा हाइड्रोलिक कंट्रोल यूनिट में। तो यहाँ पर ये हमारी हाइड्रोलिक कंट्रोल यूनिट लगी हुई है। इसके ऊपर एक मोटर लगी हुई होगी, क्योंकि हाइड्रोलिक कंट्रोल यूनिट के अंदर प्रेशर को बढ़ाने के लिए मोटर का हम प्रयोग करेंगे। एंड व्हील स्पीड सेंसर, जैसे आप यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 4 सेंसर्स लगे हुए हैं चारों टायरों पर, और ये सिग्नल प्रोवाइड करेंगे हमारे हाइड्रोलिक कंट्रोल यूनिट में लगे इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम को। और ये डिसाइड करेगा सिस्टम, हाइड्रोलिक कंट्रोल यूनिट डिसाइड करेगी कि किस टायर पे कितने ब्रेक की रिक्वायरमेंट है, और उतनी ही ब्रेक का प्रेशर आगे भेजा जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें
ABS hydraulic control unit. This unit fixed between the master cylinder and wheel cylinder. ये जो यूनिट है, ये वाली यूनिट मास्टर सिलेंडर और व्हील सिलेंडर, यानी व्हील सिलेंडर का मतलब यहाँ पर ब्रेक कैलिपर्स भी आप कह सकते हैं, इसके बीच में लगा हुआ होता है. 3 मेन पार्ट्स ऑफ दिस यूनिट: ABS इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट और मैकेनिकल वॉल्व्स एंड मोटर्स. अब यहाँ पर ये जो मैकेनिकल वॉल्व्स हैं तो मैकेनिकल ही, लेकिन इन वॉल्व्स की ओपनिंग और जो क्लोजिंग है वो कंट्रोल किससे की जाएगी? सोलोनॉइड्स के द्वारा. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट इसमें लगा हुआ है और वॉल्व्स लगे हुए हैं और मोटर लगा हुआ. 3 चीज़ों के कॉम्बिनेशन से ये बना हुआ है, जैसे मोटर, हाइड्रोलिक कंट्रोल यूनिट एंड इलेक्ट्रॉनिक. और हाइड्रोलिक कंट्रोल यूनिट्स में अगर हम इसे ओपन करें तो हमें कुछ ऐसा पार्ट नज़र आएगा. ये सभी क्या हैं? वॉल्व्स हैं. और ये जो पार्ट आप देखें खुलने के बाद, ये सभी सोलोनॉइड्स हैं. और ये जो ब्लैक कलर का पार्ट है, इसी के अंदर आपका इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट लगी हुई है. ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये मोटर की है. इसकी कैप हटाने के बाद ये मोटर इस तरीके से आपको नज़र आता है. आइए इसके बारे में और तरीके से समझते हैं. इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट यूज फॉर टेक सिग्नल बाय द सेंसर और एक्चुएटर कंट्रोल लाइक मोटर, वॉल्व एंड पंप. इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट क्या करेगी? सिग्नल जो है, जो सेंसर्स के थ्रू आ रहा है, उसको लेगी और एक्चुएटर्स को कंट्रोल करेगी. यानी जो कमांडिंग इक्विपमेंट्स है उनको कंट्रोल करेगी, लाइक मोटर को चलाना, वाल्व्स को खोलना और बंद करना और पंप को प्रेशर बनवाना. इट इज यूज फॉर कंट्रोल द ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. ये जो है क्या काम करेगा? ब्रेक फोर्स को भी डिस्ट्रीब्यूट करेगा, कंट्रोल करेगा. इट इज यूज फॉर फेल सेफ फंक्शन. इट्स यूज फेल सेफ फंक्शन, यानी कि इस सिस्टम में जो फेल सेफ डाला गया है ये उस फंक्शन पे काम करता है. अब मान लीजिए फेल सेफ का यहाँ मतलब क्या है ये समझना बहुत जरूरी है. जैसे मान लीजिए कि गाड़ी के चारों टायर हैं, उसमें से एक टायर का सिग्नल नहीं आ रहा, तो क्या उस पर ब्रेक नहीं जाना चाहिए? ब्रेक जाना चाहिए. तो 3 सेंसर्स के डेटा से चौथे सेंसर का एक एज्यूम करना और उसे फेल सेफ के तौर पे उस व्हील को ब्रेक लगवाना. तो फेल सेफ फंक्शन जो है इसमें काम कर रहा है. इट इज वर्क ऑन सेल्फ डायग्नोस्टिक फंक्शन. अब ये जो पूरा का पूरा सिस्टम हम यूज करते हैं ना, हाइड्रोलिक कंट्रोल यूनिट, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये क्या करता है कि ये अपने अंदर आने वाले फॉल्ट्स को भी चेक करता रहता है, डायग्नोस्ट करता रहता है कि भाई सभी सेंसर से डेटा आ रहा है, नहीं आ रहा, सभी सेंसर से जो कमांड है वो आ रही है, नहीं आ रही, या जितना मैंने ब्रेक लगाने के लिए फोर्स दिया था क्या वो टायर रुका या नहीं रुका. तो ये क्या करता है? सेल्फ अपने आप को चेक भी करता रहता है कि इसके कंपोनेंट्स काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे. इट इज गिवन इंटरफेस फॉर डायग्नोस्टिक टेस्ट. ये जो पूरी की पूरी यूनिट है ये आपको HDT टूल यानी OBD टूल लगाने के बाद चेक करने की भी परमिशन देता है. इफ एनी प्रॉब्लम इन द सिस्टम इज शोइंग एज वार्निंग लैम्प. अगर सिस्टम में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे मोटर का ख़राब हो जाना, वाल्व्स का ख़राब हो जाना या फिर ब्रेक ऑयल का कम हो जाना, तो हमें एक वार्निंग लैम्प, एक वार्निंग साइन देखने को मिल जाएगा जो कि डैशबोर्ड पैनल पे होगा, जिसके बारे में हम आगे समझेंगे. इफ़ द ABS कंट्रोल यूनिट फेल. अगर हम ये मान लें कि ये ABS कंट्रोल यूनिट जो है ना बॉस फेल हो गया, ये काम ही नहीं कर रहा, तो क्या होगा? देन द ब्रेक सिस्टम इज वर्किंग ऑन नॉर्मल टाइप. नॉर्मल टाइप का यहाँ पर मतलब क्या है? जो हमारे पास पिछला हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम था विदाउट ABS, उसी प्रकार से हमारी ब्रेक सिस्टम काम करने लग जाएगी अगर ये यूनिट फेल हो जाता है. हाइड्रोलिक यूनिट के हमने 3 पार्ट्स हमने समझे थे, उसको एक बार और क्लियर कर लेते हैं. मोटर, हाइड्रोलिक कंट्रोल यूनिट, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट. अब ये जो पार्ट है आपने गाड़ी में कहीं भी लेफ्ट या राइट साइड इंजन कंपार्टमेंट में देखा होगा, इसमें आपको 2 पाइपलाइंस इसमें आती हुई मिलेंगी मास्टर सिलेंडर से. मास्टर सिलेंडर सेकंड चैम्बर का पाइप इसमें लगेगा पिस्टन का, और फर्स्ट पिस्टन यानी चैम्बर का जो पाइप है वो आकर के इसमें अटैच होगा. अब जो आपने प्रेशर बनाया मास्टर सिलेंडर में वो तो यहाँ पे आ गया. अब 4 व्हीलों में हमें उस प्रेशर को भेजना है, तो उन सभी के लिए अलग अलग पॉइंट लगा हुआ है. जैसे यहाँ पर आप देख पाएंगे फ्रंट लेफ्ट, फ्रंट राइट, रियर लेफ्ट,
तो इस तरीके का ये कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल जाता है। आइए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। टाइप ऑफ मोड इन एबीएस यूनिट। एबीएस यूनिट में कितने मोड होते हैं? यहाँ मोड का मतलब है प्रेशर से, कि आप किस प्रकार का प्रेशर ब्रेक को लगवाने के लिए यूज कर रहे हैं। तो उसके आधार पे जो ब्रेक के मोड्स होते हैं उनको डिफाइन किया गया है। नॉर्मल ब्रेकिंग, इंक्रीज ब्रेकिंग, होल्ड ब्रेकिंग एंड डिक्रीज ब्रेकिंग। अब ये होता क्या है, इसको हम पहले नॉर्मल ब्रेकिंग से समझेंगे। नॉर्मल ब्रेकिंग में हमें पता है कि जो ब्रेक है वो नॉर्मली हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम जैसा काम करेगा, और ये कब काम करता है ये भी समझेंगे। नॉर्मल ब्रेकिंग, एबीएस ब्रेक सिस्टम हैव यूज टू वॉल्व, वन इनटेक, सेकेंड आउटलेट। इनको अलग अलग नाम से भी जाना जा सकता है, जैसे इनटेक को इनलेट वॉल्व भी बोला जाता है और आउटलेट वॉल्व को एग्जिट वॉल्व भी बोला जाता है। बोथ वॉल्व हैव नॉर्मल कंडीशन, इनटेक ओपन एंड द आउटलेट इज क्लोज। अगर हम बात करें कि जो दो वॉल्व इस्तेमाल हुए हैं वो नॉर्मल कंडीशन में, यानी अगर उसको कोई करंट सप्लाई सोलोनाइड को उसके नहीं दी गई है तो उस कंडीशन में हमारा इनलेट वॉल्व खुला रहेगा और आउटलेट वॉल्व क्लोज रहेगा। इफ द एबीएस यूनिट नॉट वर्क देन दिस मोड इज यूज। अगर एबीएस यूनिट काम नहीं कर रही है तो उस समय पर ये नॉर्मल ब्रेक काम कर रहे होंगे। इसके अतिरिक्त ये नॉर्मल ब्रेक तब भी काम करती है जब ह्यूमन द्वारा लगाई गई ब्रेक कैलकुलेशन या ब्रेक फोर्स कैलकुलेशन बिल्कुल करेक्ट हो। मान लीजिए कि आप ब्रेक यूज कर रहे हैं और आपने जो ब्रेक पेडल पे फोर्स लगाया है और जो मास्टर सिलेंडर ने जो प्रेशर क्रिएट किया है वो एफिशिएंट है हमारे व्हील को रोकने के लिए, तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा, हमारा नॉर्मल ब्रेक ही यूज हो रहा होगा। अगर एबीएस की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ह्यूमन द्वारा लगाई गई फोर्स की कैलकुलेशन बिल्कुल करेक्ट है तो नॉर्मल ब्रेकिंग ही काम कर रही होगी। ब्रेक पेडल, ब्रेक बूस्टर, मास्टर सिलेंडर, इनटेक वॉल्व, आउटलेट वॉल्व, एक्यूमुलेटर, पंप, मोटर, व्हील सिलेंडर, ब्रेक पैड, व्हील एंड मास्टर सिलेंडर से ये लाइन आगे अदर व्हील्स के लिए जा रही है। जैसा ये एक व्हील के लिए बनाया गया सर्किट है ऐसे ही सभी व्हील्स के लिए अलग अलग सर्किट बनाए गए होंगे, क्योंकि मास्टर सिलेंडर में दो होते हैं तो ये दो व्हील्स के लिए है और एक और जो सिलेंडर होगा उसके साथ अटैच होगा तो उसका प्रेशर अलग काम करेगा। तो इसमें ब्रेक पेडल पे जब आप प्रेशर लगाएंगे ब्रेक बूस्टर काम करेगा, मास्टर सिलेंडर से प्रेशर क्रिएट हुआ नॉर्मल में और ये प्रेशर आगे की तरफ जाएगा। इनटेक वॉल्व ओपन है, वीओ ओपन, इनटेक वॉल्व ओपन है तो यहां से प्रेशर इधर जाएगा एंड यही प्रेशर इधर भी जाने की कोशिश करेगा। आउटलेट वॉल्व इज क्लोज, आउटलेट वॉल्व क्या है, क्लोज है। और यहां अगर हम पंप देखें तो पंप क्या है, बंद है और पंप से रिटर्न नहीं हो सकता, केवल प्रेशर जा सकता है, आ नहीं सकता है। तो यहां से जो आपने प्रेशर लगाया वो कहां जाएगा, इधर तो जा नहीं रहा तो सारा प्रेशर इधर जाएगा। व्हील सिलेंडर यानी अगर ड्रम ब्रेक लगा है तो व्हील सिलेंडर में जाएगा और अगर डिस्क ब्रेक लगी है तो ब्रेक कैलिपर की तरफ जाएगा। तो इस तरीके से जो पूरी की पूरी फोर्स है वो नॉर्मल ब्रेकिंग में आगे की तरफ व्हील पे चली जाएगी और हमारी ब्रेक लगेगी। इसको हम बोलते हैं नॉर्मल ब्रेकिंग। इंक्रीज मोड इज यूज फॉर मेक द ब्रेक फ्लूइड प्रेशर इन द ब्रेक सिस्टम। इंक्रीज मोड का प्रयोग ब्रेक के प्रेशर को बढ़ाने के लिए किया जाता है। दैट टाइम द इनटेक वाल्व इज ओपन, exit valve is closed and pump motor is working for make the pressure in the system। इस अवस्था में इंटेक वॉल्व खुला रहेगा, एग्जॉस्ट वॉल्व क्लोज रहेगा एंड मोटर काम कर रहा होगा, पंप का प्रेशर बना रहा होगा और मोटर के द्वारा हमारी पंप जो है वो चल रही होगी। इसको एक बार समझते हैं। पेडल द्वारा जो प्रेशर बनाया गया वो आगे जाएगा, आगे जाने के बाद हमारा जो इनटेक वॉल्व है वो ओपन है और जो आउटलेट वॉल्व है वो क्लोज है और पंप काम कर रहा है। अब पंप काम करेगा तो क्या करेगा, जो प्रेशर आपने भेजा था, मान लीजिए आपने 10 किलो का दबाव इसमें भेजा था और ब्रेक कैलकुलेशन ये कहती है कि भाई 15 किलो का दबाव चाहिए, तो आउटलेट वॉल्व तो क्लोज है, प्रेशर तो यहाँ भी सिर्फ 10 का गया क्योंकि आपने 10 का ही प्रेशर पेडल पे लगाया था, 10 इधर चला गया। अब पंप जो है वो क्या करेगा, 5 kg का और दबाव आगे बढ़ाएगा क्योंकि रिक्वायरमेंट 15 की थी
तो इसमें यहाँ पर हमारा जो पंप है वो चालू रहेगा, मोटर चालू रहेगी और वो प्रेशर को बढ़ाएगी। तो इस तरीके से हमारा जो इंक्रीज मोड है वो काम करता है। द होल्ड मोड हैज यूज फॉर प्रेशर कांस्टेंट होल्डिंग इन द ब्रेक सिस्टम। इस सिस्टम होल्ड ब्रेक का हम इस्तेमाल करते हैं जब हमें ब्रेक के प्रेशर को कांस्टेंट रखने की रिक्वायरमेंट होती है। दिस इज प्रिवेंट टू slip the wheel as compared to the another wheels, so the wheel is stable at braking time। ये जो है टायर को स्लिप होने से रोकता है। मान लीजिए दो व्हील है, फ्रंट राइट एंड फ्रंट लेफ्ट, एक व्हील जो है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से घूम रहा है और दूसरा व्हील कम स्पीड से घूम रहा है, तो एक व्हील को रोकने के लिए हमें एक कॉन्स्टेंटली प्रेशर दे करके ही रखने की रिक्वायरमेंट है, ताकि हम दोनों की स्पीड को बराबर कर सकें ब्रेकिंग के टाइम पे, ताकि स्टेबल ब्रेक लग सके। तो एज कंपेरेटिवली दूसरे अनदर व्हील्स के साथ हमें ब्रेकिंग लगाने के लिए एक होल्ड मोड भी यूज़ करना पड़ता है, जिसमें हम एक कांस्टेंट प्रेशर ही आगे भेजते हैं। तो आइए इसमें सर्किट को समझ लेते हैं एक बार। तो इसमें जो इनटेक वाल्व है वो क्लोज है और जो आउटलेट वाल्व है वो ऑन ऑफ हो रहा है, और यहाँ पर जो पंप है वो ऑन है। अब इसको एक बार समझते हैं। यहाँ से जो प्रेशर जाना था, जितना प्रेशर उतना चला गया, और यहाँ पे एक इसे क्लोज कर दिया हमने, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर दोनों वाल्व क्लोज हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट जो प्रेशर है वो वहाँ पर बना रहेगा। अगर उस प्रेशर को बढ़वाना है तो हम इंक्रीज मोड इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, अगर एग्जॉस्ट वाल्व भी क्लोज है तो, यानी एग्जिट वाल्व भी क्लोज है तो क्या होगा, ये एग्जिट वाल्व क्लोज होगा और इंटेक वाल्व क्लोज होगा, तो यहाँ पर जो लाइन के अंदर जो प्रेशर है वो जितना था उतना ही बना रहेगा, और वही प्रेशर आगे ब्रेक के लिए अप्लाई हो रहा होगा केवल। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। डिक्रीज मोड इज यूज फॉर रिलीज। अब जो प्रेशर अभी तक हम बना रहे थे उसको रिलीज करने के लिए डिक्रीज मोड का इस्तेमाल होता है। इन द ब्रेक फ्लूइड प्रेशर इन अ ब्रेक सर्किट, ब्रेक सर्किट के अंदर ब्रेक फ्लूइड के प्रेशर को रिलीज करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। द इंटेक वाल्व इज ओपन, सॉरी, द इंटेक वाल्व इज क्लोज and exit valve is open at the time the motor is on this braking mode। यहाँ पर जो आपका इंटेक वाल्व है वो क्लोज है, एग्जॉस्ट वाल्व जो है वो ओपन है, एग्जिट वाल्व सॉरी जो ओपन है दैट टाइम, और इस समय पर जो मोटर है वो ऑन कंडीशन में है। आइए इसको एक बार सर्किट के थ्रू हम समझते हैं। आपने ब्रेक फोर्स यहाँ पर लगाया, वो ब्रेक फोर्स यहाँ गया, और इस लाइन के अंदर जो होल्ड मोड के पास जो होल्ड मोड था उसमें यहाँ पर प्रेशर होल्ड था। अब उस प्रेशर को डिक्रीज करना है, तो ये तो वॉल्व ऑलरेडी क्लोज है, दिस वॉल्व इज ऑलरेडी क्लोज। इस लाइन के अंदर का प्रेशर मुझे कम करना है। मान लीजिए इस लाइन में 10 kg का होल्ड करने के लिए मैंने प्रेशर रखा था, तो मैं क्या करूँगा, आउटलेट वॉल्व को खोल दूंगा। तो आउटलेट वॉल्व को खोलूंगा तो यहाँ से प्रेशर क्या हो गया, रिलीज हो गया, प्रेशर रिलीज हो गया। प्रेशर रिलीज हो गया तो यहाँ पे जो पंप है वो क्या करेगा, उस प्रेशर को आगे निकाल देगा मास्टर सिलेंडर की तरफ, जिसके कारण इस लाइन में जो ब्रेक के लिए जो प्रेशर इस्तेमाल हो रहा है वो क्या हो गया, हमारा डिक्रीज हो गया, वो प्रेशर हमारा रिलीज हो गया। ठीक है, तो इसको एक बार इन शॉर्टली हम समझ लेते हैं। नॉर्मल मोड में जितना प्रेशर आप लगाओगे उतना ही प्रेशर आगे व्हील तक चला जाएगा। इंक्रीज मोड में मोटर की हेल्प से हम इस जगह, इस लाइन के अंदर प्रेशर को बढ़ाएंगे। होल्ड मोड में इस पोजीशन के अंदर, इस वाली पोजीशन में, इस पाइपलाइन में प्रेशर को होल्ड करेंगे, और डिक्रीज मोड में इस लाइन में से हम प्रेशर को डिक्रीज करेंगे। तो ये 4 मोड हमने यहाँ पर समझ लिए हैं। हाइड्रोलिक वाल्व, एबीएस मोटर। हाइड्रोलिक वाल्व, इट इज वाल्व इज इलेक्ट्रिकली कंट्रोल। ये जो वाल्व है ये इलेक्ट्रिकली कंट्रोल होते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी दे करके इसको कंट्रोल कर पाते हैं। एनओवी टाइप, नॉर्मली ओपन टाइप हो सकते हैं, ये नॉर्मली क्लोज टाइप हो सकते हैं। यानी कि यदि आपने कोई करंट सप्लाई सोलोनाइड को नहीं दी है तो वो नॉर्मली क्या है, ओपन है, जो भी प्रेशर आया वो आगे निकल जाएगा। एंड सेकेंड, नॉर्मली क्लोज, यानी अगर आपने कोई इलेक्ट्रिसिटी या करंट उसको नहीं दिया है तो वो वाल्व क्या है, बंद पोजीशन में। ठीक है। इंटेक वाल्व यूज फॉर मेक प्रेशर। इंटेक वाल्व जो है वो प्रेशर को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि आउटलेट जो है उसको प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि हमने पिछले मोड्स में समझा। तो कुछ इस तरीके का होता है, अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं ये वाले,
ये आउटलेट वॉल है, और जो आप ये दोनों पॉइंट देख रहे हैं ये वाले, ये सभी आपके इनलेट वॉल्स हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ABS मोटर, दिस मोटर यूज फॉर मेक एडिशनल प्रेशर इन द सिस्टम विद द हेल्प ऑफ पंप। यह मोटर एक्स्ट्रा प्रेशर बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है पंप के द्वारा। इट्स ऑपरेट ऑन ऑफ प्रेशर कंट्रोल बाय द ABS इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट के द्वारा इसको ऑपरेट ऑन ऑफ किया जाएगा और प्रेशर को कंट्रोल किया जाएगा। द वर्किंग टेम्परेचर ऑफ मोटर इज -10 to 220 डिग्री सेल्सियस। इस मोटर के काम करने का तापमान 10 से 220 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर पे ये मोटर एफिशिएंटली वर्क करेगी। द वर्किंग वोल्टेज ऑफ मोटर 9.5 वोल्ट टू 12 वोल्ट, 9.5 वोल्ट से 12 वोल्ट हम प्रयोग करते हैं इस मोटर को चलाने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। व्हील स्पीड सेंसर, व्हील स्पीड सेंसर, इट इज फिक्स ऑन व्हील हब, व्हील नकल। ये ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा व्हील हब या नकल के पास लगा हुआ। जनरली यूज इंडक्टिव टाइप सेंसर, जनरली जो व्हील स्पीड सेंसर है वो एक इंडक्टिव टाइप का सेंसर है। फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल व्हील स्पीड इट्स यूज। इसका उपयोग हम किस लिए कर रहे हैं? फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल व्हील्स, सभी टायरों की स्पीड कितनी है उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। इट्स यूज 7 to 12 वोल्ट, 7 से 12 वोल्ट के बीच इसको दिया जाता है ऑपरेट होने के लिए। दिस टाइप सेंसर हैव 2 कनेक्टिंग टर्मिनल्स, इस पे 2 कनेक्टिंग टर्मिनल्स या पॉइंट्स होते हैं। ईच सेंसर फॉर ईच व्हील, एक व्हील के लिए एक सेंसर का प्रयोग किया जाता है। एट टर्निंग टाइम ऑल व्हील RPM इज डिफरेंट। जब गाड़ी मुड़ रही होती है तो सभी टायर्स के जो स्पीड है या हम कहें कि व्हील का जो RPM है वो अलग अलग होता है। दिस सेंसर हैव नो नीड टू इलेक्ट्रिसिटी। यदि हम बात करें जो इंडक्टिव टाइप सेंसर होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायरमेंट नहीं होता, लेकिन फिर भी हम 7 to 12 वोल्ट्स का रिक्वायरमेंट यूज़ करते हैं। किस लिए यूज़ करते हैं? फॉर बेटर एक्यूरेसी यूज द इलेक्ट्रिसिटी। हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं फॉर बेटर एक्यूरेसी। जो सेंसिंग करने की इसकी एक्यूरेसी होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो आइए यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि सेंसर किस तरीके से काम करता है। तो ये हमारी टिथ व्हील होता है, ये हमारा परमानेंट मैग्नेट इसमें लगा हुआ है और इसमें कॉइल लगी हुई है, और कॉइल की 2 वायर हैं जो गई हैं हमारी कंट्रोल यूनिट के पास, जो हमारी कंट्रोल यूनिट के पास गया हुआ है। अब देखते हैं ये काम कैसे करेगा। अब देखिए इसमें एक ऑलरेडी परमानेंट मैग्नेट है। अब परमानेंट मैग्नेट है तो यहाँ पे आप देखेंगे कभी गैप बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है, कभी गैप बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है। देखेंगे ना ये यहाँ पर कभी गैप कम हो गया और जब खाली वाला हिस्सा आएगा तो बढ़ जाएगा, फिर आएगा टीथ तो जगह कम हो जाएगी। तो इस जगह के कम होने से इस वाले हिस्से में और इस वाले हिस्से के ऊपर ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स चल रहे हैं, ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो है कम या ज़्यादा होने लगते हैं। जैसे ही टीथ पास में आएगा फ्लक्स कम हो जाएंगे, जब गैप बढ़ेगा फ्लक्स ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये जो फ्लक्स की मूवमेंट है वो इस कॉइल के अंदर भी मूव करेगी। ठीक है, अब हम कॉइल के अंदर ऑलरेडी DC वोल्टेज दे रहे हैं, तो जब ये फ्लक्स काम करेंगे तो जो आगे जो सिग्नल बनेगा कुछ इस प्रकार का बनेगा, कुछ इस प्रकार का हमें देखने को मिलेगा। ये रैंडमली समझाने के लिए सिर्फ आपको बताया गया। अगर ज़्यादा स्पीड से बनेगा तो फ्लक्स कुछ इस तरीके से होंगे पास पास में, और जब बहुत स्लो चलेगा तो उसके अंदर डिस्टेंस से होगा। और इसको कैलकुलेट किया जाएगा कि भाई मान लीजिए कि इस टीथ में, ये कोई व्हील के ऊपर लगा हुआ हमारा सेंसर टीथ है और इसमें 50 टीथ बने हुए हैं, तो 50 ऐसी वेव साइंस बनेंगी ऐसे। अगर 50 वेव साइन 1 सेकंड में बन रही है तो इसका मतलब है हमारा व्हील 1 सेकंड में 1 राउंड पूरा कर रहा है। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो यानी 1 मिनट में 60 राउंड पार कर लेगा या 60 राउंड चलेगा। तो यह जगह हमारा RPM। तो इस तरीके से हमारा व्हील स्पीड सेंसर जो है वो RPM की जजमेंट कर लेता है। आइए आगे बढ़ते हैं। कैन कम्युनिकेशन, कैन कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको भी समझ लेते हैं। द कैन कम्युनिकेशन सिस्टम इज यूज फॉर ट्रांसफर एंड रिसीव द डेटा। इसका इस्तेमाल सभी कंट्रोल यूनिट्स में किया जाता है। किस लिए किया जाता है? ट्रांसफर एंड रिसीव द डेटा। जैसे मान लीजिए कि हमारा ABS है, ABS के पास तो व्हील स्पीड सेंसर का डेटा आता है,
लेकिन ये डेटा किसी और के लिए भी तो इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, वो उस डेटा को रिसीव करेगा और वही डेटा आगे जाने की भी परमिशन देगा। द कैन ड्राइवर यूनिट इज ट्रांसफर इंपॉर्टेंट डेटा टू यूज अदर यूनिट्स लाइक ECM, SRS, BCM एंड TCM। जो हमारा कैन ड्राइवर है वो क्या काम करेगा कि जो इंपॉर्टेंट डेटा है किसी और यूनिट के लिए उसको आगे ट्रांसफर कर देगा। जैसे ECM के लिए जरूरत होगी तो वो ECM यूज कर लेगा, TCM के लिए जरूरत होगी TCM यूज कर लेगा, BCM को जरूरत होगा BCM यूज करेगा, SRS को जरूरत होगी तो वो यूज कर लेगा। तो इंपॉर्टेंट डेटा ट्रांसफर भी करेगा। दिस यूनिट ऑल्सो रिसीव द इंपॉर्टेंट डेटा यूज फॉर हिमसेल्फ। अब अपनी रिक्वायरमेंट के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट डेटा है ये उसको भी रिसीव कर लेगा। जैसे इंजन के RPM जानने तो वो वाला डेटा रिसीव कर लिया, ठीक है, इस तरीके से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन, सो द व्हीकल परफॉर्मेंस गोइंग वेरी वेल। ये जो कम्युनिकेशन सिस्टम है ये बहुत ज़रूरी है, किस लिए, ताकि हमारे व्हीकल का जो कम्युनिकेशन है वो बहुत अच्छा रहेगा तो हमारी गाड़ी की परफॉर्मेंस भी अच्छी रहेगी। आइए इस तस्वीर के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं कि ये सभी जितने भी हैं सभी एक मॉड्यूल हैं और इनमें 2 वायर्स का यूज़ होता है, वाइट एंड रेड, और ये एक दूसरे पर ट्विन्स होकर के चलती हैं। अब ये यूनिट ने कोई डेटा इसके पास आ रहा है और ये कोई डेटा यूज़ कर रहा है या इसके पास कोई डेटा आ रहा है किसी सेंसर्स के थ्रू, तो ये क्या करेगा, वो आगे पास ऑन करता रहेगा। जिसको भी ज़रूरत होगा वो उस डेटा को रिसीव कर लेगा और अपना डेटा आगे ट्रांसफ़र भी कर देगा। अगर आप कैन कम्युनिकेशन के बारे में अच्छे से समझना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके आप कैन कम्युनिकेशन का वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर आपको कैन कम्युनिकेशन से रिलेटेड जानकारी मिल जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं। वार्निंग लैम्प। द वार्निंग लैम्प इज यूज फॉर शोइंग द ट्रबल इन ABS सिस्टम। ABS सिस्टम में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम को यूजर तक दिखाने के लिए ABS लैम्प यानी वार्निंग लैम्प का प्रयोग किया जाता है। इट इज शोइंग एट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मीटर, इंस्ट्रूमेंट पैनल भी जिसको हम बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट मीटर भी जिसको हम बोलते हैं, या क्लस्टर मीटर के नाम से हम इसको जानते हैं, वहां पर ये लाइट जो है ग्लो होती है। ये लाइट येलो कलर की है, रेड कलर की नहीं है। एज अ रीजन, क्योंकि अगर ये ब्रेक सिस्टम फेल भी हो गया, तब भी हाइड्रोलिक ब्रेक तो काम कर रही है ना, तो ये रेड साइन में कन्वर्ट नहीं होती। रेड साइन में अगर इसका दूसरा सिंबल दिया गया है तो उसका रिलेशन ब्रेक ऑयल लेवल से हो सकता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। दिस लैम्प कैन ग्लो 2-3 सेकेंड इफ इग्निशन स्विच वंस टाइम ऑन। अगर आप फर्स्ट टाइम इग्निशन स्विच को ऑन कर रहे हैं तो 2 या 3 सेकेंड के लिए आपको ये लाइट ग्लो करेगी, देन ये लाइट बंद हो जाएगी, तभी ये लाइट आपको ऑन होते हुए दिख सकती है। इट इज ऑन एट डायग्नोस्टिक टाइम। जब आप इस ABS सिस्टम के अंदर OBD टूल लगाकर, OBD टूल यूज करके आप इस सिस्टम के अंदर कुछ डायग्नोस्ट करेंगे तो ये लाइट ऑन दिखाई देगी। लैम्प ग्लो एट पार्किंग ब्रेक इज यूज और ब्रेक फ्लूइड लेवल इज लो। अगर ब्रेक फ्लूइड का लेवल कम हो गया है या फिर आपने हैंड ब्रेक का इस्तेमाल किया, पार्किंग ब्रेक का इस्तेमाल किया हुआ है, तो उस कंडीशन में आपको ये लाइट ब्लिंक करती हुई, लाइट ऑन आपको नजर आएगी, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। EBD, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जैसा कि हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम के अंदर पहले हम प्रोपेशनिंग वॉल्व का इस्तेमाल करते थे कि भाई गाड़ी के अंदर जो है लोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, वजन ज़्यादा हो गया है गाड़ी का या कम हो गया है, तो उस कंडीशन में वो काम करता था। तो इसी प्रकार से यदि गाड़ी में सिर्फ सिंगल ड्राइवर चला रहा है गाड़ी को, या फिर गाड़ी पे लोड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अगर लोड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और आप ब्रेक मारते हो, तो ब्रेक मारोगे तो पूरी की पूरी गाड़ी आगे की तरफ झुक जाएगी और पिछला हिस्सा ऊपर की तरफ उठने लगेगा। इस सिचुएशन को, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम EBD लेकर के आए, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये ABS के अंदर इनबिल्ट होता है। EBD इज यूज फॉर ब्रेकिंग फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अकॉर्डिंग टू द व्हीकल लोड। गाड़ी के ऊपर कितना लोड है, कितना वजन पड़ा हुआ है, उसके आधार पे ये ब्रेकिंग सिस्टम ब्रेक फोर्स को अप्लाई करता है कि कितना फोर्स हमें आगे भेजना है हर व्हील को रोकने के लिए, और उसके लिए क्या कंसीडर किया जाएगा कि वाहन पर लोड कितना है। दिस कंट्रोल बाय इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट एंड बोथ वॉल्व। इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट के द्वारा EBD सिस्टम कंट्रोल किया जाएगा, जिसमें
इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट और बोथ वॉल्व को वो कंट्रोल करेगा। द EBD कैन कंट्रोल द स्लिप इंडिविजुअल टायर विद द हेल्प ऑफ व्हील लोड एंड व्हील स्पीड। अगर गाड़ी में अपेक्षा से अधिक वजन है और आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो उस समय पर क्या होगा, एक व्हील पर ज़्यादा ब्रेक चली जाएगी, एक व्हील पर कम जाएगी। तो एक टायर हो सकता है कि स्लिप हो जाए। यहाँ पर ये वाला जो टायर हो सकता है क्या होगा, स्लिप होने लगेगा, क्योंकि फोर्स ज़्यादा जा रही होगी, स्लिप होने लगेगा। इस कंडीशन को ख़त्म करने के लिए हम EBD फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं और टायर जो है वो स्लिप होने से रुक जाता है। किस कारण से रुक जाता है, क्योंकि हमारा जो ABS है वो कैलकुलेट कर लेगा कि वाहन पर कितना लोड है और कौन सा टायर कितनी स्पीड से घूम रहा है। तो उस आधार पे वो ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन को काम करवाएगा और हमारी गाड़ी पे ब्रेकिंग स्टेबल तरीके से लगेगी। आइए आगे बढ़ते हैं। ESC इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल is a computerized technology that improve vehicle stability by detecting and reducing loose traction। अब इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारा जो व्हील है वो रोड सरफेस से सही प्रकार से ग्रिप नहीं कर पा रहा है, तो उस समय पर ब्रेक सही प्रकार से नहीं लग पाएगी। तो उस समय पर काम करने के लिए हम ट्रक्शन का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए गाड़ी चल रही है उस समय पर और टायर स्किड हो रहा है, फिसल रहा है, अपनी जगह पे मूवमेंट ज़्यादा कर रहा है, तो उस कंडीशन में ये जो हमारा सिस्टम है ये काम करता है और गाड़ी की स्टेबल ब्रेकिंग लगाने में मदद करता है। व्हेन इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल सिस्टम डिटेक्ट लूज ऑफ स्टीयरिंग कंट्रोल, इट्स ऑटोमेटिकली अप्लाई द ब्रेक टू हेल्प स्टीयरिंग मूवमेंट कंट्रोल। अब मान के चलिए कि आप ब्रेक लगा रहे हैं, मान लीजिए गाड़ी चल रही है और आप सडनली ओवरटेक करते हैं उसको, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आप स्टीयरिंग मान लीजिए राइट हैंड साइड फुल्ली टर्न कर देते हैं, राइट हैंड साइड फुल्ली टर्न करते हो और उसके बाद फिर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड स्टीयरिंग व्हील को घुमाते हो। क्यों? गाड़ी को स्टेबल करने के लिए, क्योंकि आपने सडन ओवरटेक किया। तो इस कंडीशन में आप राइट हैंड साइड घुमाकर लेफ्ट हैंड साइड सडनली स्पीड से व्हील को नहीं घुमा पाते, स्टीयरिंग व्हील को नहीं घुमा पाते। सो ये जो सिस्टम है ऑटोमेटिकली हमारे व्हील्स को ब्रेक लगाकर स्टीयरिंग की मूवमेंट को कंट्रोल कराने में हमारी हेल्प करते हैं। ब्रेकिंग इज ऑटोमेटिकली अप्लाइड टू व्हील इंडिविजुअली सच एज द आउटर फ्रंट व्हील टू काउंटर ओवरस्टेयर और इनर रियर व्हील टू काउंटर अंडरस्टेयर। ओवर स्टीयरिंग और अंडर स्टीयरिंग की यहाँ पर बात हो रही है। ओवर स्टीयरिंग यानी जितना आप टर्न करना चाहते थे गाड़ी उससे ज़्यादा टर्न हो गई, जितना आप टर्न करना चाहते थे उससे भी ज़्यादा टर्न हो गई। अंडर स्टीयरिंग जितना आप टर्न करना चाहते थे उससे भी कम टर्न हो। तो ऐसी कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल सिस्टम बहुत अच्छा काम आता है। जैसे मान लीजिए कि कोई हाईवे या फ्लाईओवर है और आप उसको टर्न आया है और आप उसको मोड़ रहे हैं, तो स्टीयरिंग तो आपने मोड़ दिया, हो सकता है कि गाड़ी का पिछला हिस्सा अपेक्षा से ज़्यादा ही बाहर की तरफ भागने लगे या अंदर की तरफ भागने लगे, तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो इस कंट्रोलिंग को कैसे किया जाएगा, ऑटोमेटिकली टायर्स को ब्रेक लगाकर। तो इस फीचर्स का इस्तेमाल किया जाता है इस टेक्नोलॉजी में। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल does not improve vehicle cornering performance. Installed, it help reduce to chance of the driver lose the control of vehicle. ये जो सिस्टम है ये कॉर्निंग ब्रेक की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए नहीं है कि कोई टर्न आया और आप सोचें कि शॉर्ट तरीके से मैं जल्दी से स्टीयरिंग को घुमा दूंगा तो गाड़ी जो है वो जल्दी से मुड़ के निकल जाएगी। नहीं, ये उस चीज़ के लिए नहीं है। ये सिर्फ इस काम के लिए कि यदि आप गाड़ी को मोड़ रहे हैं तो मोड़ने के दौरान यदि गाड़ी का वजन एक जगह से दूसरी साइड अगर ट्रैवल होता है, अंडर या ओवर स्टीयरिंग सिस्टम की प्रॉब्लम आती है, तो उस समय पर कंट्रोल बना करके रखने के लिए, इस काम के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल इस्तेमाल करते हैं।
यहाँ पर एक बात ध्यान दें कि इसके लिए इस प्रकार के आइकन का प्रयोग देखने में मिलता है। इसके नीचे ऑन या ऑफ लिखा हुआ होगा। यदि ये टेक्नोलॉजी उसमें ऑन है तो ऑन लिखा होगा, इसके लिए स्पेसिफाई बटन होता है, आप उसके थ्रू इसे बंद या चालू भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल एबीएस के अंदर होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। यानी एबीएस और ईबीडी आपको स्टैंडर्ड में मिल जाएगा कि उसमें ये दो फीचर्स तो होंगे ही होंगे, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल सिस्टम लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एडिशनल पे करना पड़ेगा। यानी ये एक एडिशनल टेक्नोलॉजी है जिसके लिए आपको अधिक पे करना पड़ सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। TCS ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम। टू डू दिस ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम यूटिलाइज द ब्रेक सेंसर एट डिटेक्टिंग व्हेन व्हील हैज लॉक्ड ड्यूरिंग ब्रेकिंग। एबीएस में क्या होता था कि जब टायर लॉक होते थे तो एबीएस सिस्टम उसको बचा लेता था कि अनलॉक करना है उसको, एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम का हम इस्तेमाल करते थे। बट लुकिंग फॉर व्हेन once of tire ड्रिवन wheel is spin is significantly faster than the other driven wheels including a lose of traction। अब यहां इसको थोड़ा समझिए। एबीएस जो हमने इस्तेमाल किया था वो क्या करता था कि एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम उसका काम था, टायर को ग्रिप करना छोड़ना, ग्रिप करना छोड़ना, ठीक है। यानी आपकी जो गाड़ी है वो तो वहीं पे रुकी हुई है लेकिन टायर अपेक्षा से ज़्यादा घूम रहा है, बहुत ज़्यादा स्पीड से रन कर रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि ये यहाँ पर स्लिप कर रहा है। इसको कंट्रोल करने के लिए हम ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। सो दैट द टेक्नोलॉजी कॉल्ड ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, इसको हम ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं। इसका भी साइन आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी जैसा ही मिलेगा, बट इसके नीचे इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी ESC या फिर TCS ऑन ऑफ लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। जब हमारा वाहन चल रहा होता है और हम ब्रेक लगाते हैं उस समय पर स्टीयरिंग के इस्तेमाल के लिए हमने क्या किया, ABS को लगाया, ताकि एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम इस्तेमाल होगा तो हम स्टीयरिंग का भी इस्तेमाल कर पाएंगे ब्रेकिंग के समय पर, ठीक है। अब इसके बाद है स्टेबिलिटी कंट्रोल। अब यदि आप गाड़ी को मोड़ रहे हैं और गाड़ी ओवर या अंडर स्टीयरिंग हो रही है तो उस समय पर ब्रेक अपने आप अप्लाई होगी और गाड़ी का स्टेबिलिटी बन जाएगा। तो दोनों कंडीशन में क्या हो रही है, गाड़ी चल रही है, दोनों ही कंडीशन में क्या थी, गाड़ी रनिंग कर रही है। कब, एबीएस और स्टेबिलिटी प्रोग्राम सिस्टम में, यानी स्टेबिलिटी कंट्रोल सिस्टम में। लेकिन ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम में अगर हम बात करें कि गाड़ी मूव भी कर रही है तो भी ये फंक्शन काम करेगा, ट्रैक्शन बना करके रखेगा, ग्रिप बना करके रखेगा रोड से। और यदि आपकी गाड़ी रनिंग स्पीड में है या फिर स्टेशनरी पोजीशन में, रुकी हुई पोजीशन में है, तो भी ये सिस्टम काम करेगा। इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। गाड़ी 40 की स्पीड से चल रही है लेकिन टायर सभी एक स्पीड से नहीं चल रहे, एक टायर है जो काफ़ी ज़्यादा स्पीड से चल रहा है, यानी वो रोड पे स्लिप हो रहा है, ठीक है। सेकंड कंडीशन, ये तो रनिंग कंडीशन की बात होगी जब गाड़ी 40-50 की स्पीड पे चल रही थी। अब हम बात कर लेते हैं कि यदि हमारी गाड़ी रुकी हुई कंडीशन में है और हम फर्स्ट गियर पे गाड़ी को लेके जा रहे हैं, हम रनिंग गियर पे गाड़ी को स्टार्ट करके लेके जाना चाह रहे हैं, उस समय आपने सडन एक्सेलरेशन दिया और टायर जो है वो स्पिन हो गया, यानी गाड़ी तो रुकी रही, यानी क्या हुआ, गाड़ी तो रुका रहा लेकिन टायर ही घूम गया। तो उस कंडीशन को भी कंट्रोल करने के लिए ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम किसको कहते हैं, आप इसीलिए तरीके से किसी को भी समझा सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं हाइड्रोलिक कंट्रोल यूनिट्स की बात करूं तो हाइड्रोलिक कंट्रोल यूनिट में अभी तक हमने क्या पढ़ा कि एबीएस के लिए 4 इंटेक वाल्व होते हैं, एबीएस के लिए 4 एग्जिट वाल्व होते हैं, जैसे कि आपने यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल के लिए हमें 1 इंटेक वाल्व और 1 एग्जॉस्ट वाल्व मिलेगा। ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम के लिए 1 इंटेक वाल्व और 1 एग्जॉस्ट वाल्व मिलेगा, एग्जिट वाल्व मिलेगा। तो यानी कि यहाँ पर वाल्वों की संख्या के आधार पर भी हम पता कर सकते हैं कि गाड़ी में कौन सी तकनीक होने के चांसेस हैं। आई होप आपको इस स्क्रीन से वाल्वों की संख्या का अनुमान लग गया होगा कि यहाँ पर अगर आप 12 देख रहे हैं वाल्व लगे हुए, तो ये 12 वाल्व क्यों हैं, 4 क्यों नहीं है, 8 क्यों नहीं है। तो यानी एबीएस का इस्तेमाल के लिए हमें ये 8 वाल्व तो मिलेंगे ही मिलेंगे।
लेकिन स्टेबिलिटी कंट्रोल के लिए हमें 2 बॉल और चाहिए होंगे और ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए भी हमें 2 बॉल और चाहिए होगा। आई थिंक आपको इसमें क्लियर हो गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। क्लोज लूप सिस्टम। अब ये जो हमारा ब्रेकिंग सिस्टम है ये क्लोज लूप पर काम करता है, यानी जो आपने इनपुट दिया, जो कंट्रोलिंग हुई, जो करेक्शन करना है और फिर आपने ब्रेक अप्लाई करना है। अब आपने तो इनपुट दे दिया ब्रेक लगाने के लिए, ब्रेक लगी, क्या वो ब्रेक एक्चुअल में लगी या नहीं लगी? जैसे मान लीजिए कि ब्रेक सिस्टम ने फोर्स लगाई ब्रेक लगाने के लिए, क्या वो टायर रुका? तो उसका भी सेंसर के थ्रू एक डेटा चला जाएगा, व्हील स्पीड सेंसर के थ्रू, और हमारा सिस्टम रीचेक करेगा कि हाँ जो ब्रेक आपने लगवाई थी एफिशिएंटली लगी या फिर नहीं लगी। रीचेक द फाइनल रिजल्ट एंड चेंज कंटिन्यूअसली, ऑल सेल्फ रीचेक। फाइनल रिजल्ट के थ्रू कंटिन्यूअसली अपने परफॉर्मेंस में चेंजिंग लेकर के आना, इसको हम बोलते हैं क्लोज लूप सिस्टम। ऑल सेल्फ रीचेक, और ये सिस्टम जो है अपने आप को खुद ही रीचेक करता रहेगा, खुद ही जांच करता रहेगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस ABS, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल एंड ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम में, तो यहां पर हमारी हाइड्रोलिक यूनिट है। तो इनपुट्स की अगर हम बात करें तो 12 वोल्ट का इस्तेमाल होगा, यानी सप्लाई का इस्तेमाल किया जाएगा इसको ऑपरेट करने के लिए। व्हील स्पीड सेंसर मल्टीप्लाई बाय 4, 4 व्हील हैं तो हमारे पास 4 व्हील सेंसर्स होंगे, उसका भी डेटा इनपुट के तौर पर जाएगा। ब्रेक लैंप स्विच, जो हमारा ब्रेक लैंप है, जो ब्रेक लाइट स्विच भी हम जिसको हम बोलते हैं, उसका भी सिग्नल जाएगा कि ब्रेक अप्लाई हो भी रही है या नहीं हो रही है। ग्रेविटी सेंसर, यानी हमारी जो गाड़ी है वो किस पोजीशन में है, यानी ग्रेविटी सेंसर का यहाँ पर आप दूसरे तरीके से समझिए कि वाहन पे कितना वजन है, इस चीज को ये आसानी से डिडक्ट कर लेगा कि कितना वजन है गाड़ी के ऊपर रखा हुआ, तो उसकी ग्रेविटी फोर्स कहाँ पर कितनी है, पूरे गाड़ी पे जो वजन है उसका ग्रेविटी फोर्स कहाँ पर है, उसका सेंटर कहाँ पर है, तो उसका सिग्नल जो है वो मिलता रहता है हमारे हाइड्रोलिक कंट्रोल यूनिट यानी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट को। स्टीयरिंग पोजीशन सेंसर, स्टीयरिंग पोजीशन सेंसर की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है हमें, अगर हम स्टेबिलिटी कंट्रोल या ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ पर हमें इसकी रिक्वायरमेंट भी पड़ती है। तो इसका भी सिग्नल जाएगा हाइड्रोलिक कंट्रोल यूनिट के पास, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट के पास, कि भाई हमने जो स्टीयरिंग है वो किस डायरेक्शन में टर्न कर रखा है ताकि ब्रेक को सही प्रकार से लगवाया जा सके। एक्सेलरेशन पेडल पोजीशन सेंसर, यानी जो एक्सेलेटर पेडल है उसकी पोजीशन क्या है। अगर मान लीजिए कि गाड़ी राइट हैंड साइड टर्न की गई है और एक्सेलेटर पेडल दबाया गया है, यानी गाड़ी की स्पीड भी बढ़ रही है और स्टीयरिंग भी मुड़ा हुआ है, तो उस कंडीशन में जो ब्रेक लगवाने के लिए जो फोर्स इस्तेमाल होगी वो अलग हो सकती है। तो ये कुछ इनपुट्स डिवाइस हैं जिनकी ज़रूरत की रिक्वायरमेंट रहती है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट को ब्रेक में। आइए बात कर लेते हैं आउटपुट्स की कि ये किन किन चीज़ों से काम करवाएगा, जिसे हम एक्चुएटर्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये सबसे पहले अगर हम बात करें तो काम करवा रहा है किस चीज़ को, वार्निंग लैंप को, चाहे वो ABS का हो, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल हो, चाहे ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम हो। मोटर को, जो हमारी हाइड्रोलिक मोटर लगी हुई है इसके अंदर, हाइड्रोलिक कंट्रोल यूनिट पे जो मोटर लगा हुआ है उसको ऑपरेट करने का काम करेगा। एंड आउटपुट देगा कैन कम्युनिकेशन, यानी जो डेटा इसके पास आया, जैसे व्हील स्पीड सेंसर का डेटा आया तो वो आगे भी ट्रांसफर करना है, तो कैन कम्युनिकेशन के थ्रू वो डाटा आगे ट्रांसफर भी होगा। कंट्रोल करेगा वॉल्व सोलोनाइड्स को, जो इनटेक वॉल्व है या आउटलेट वॉल्व है उसको कंट्रोल करेगा, ABS, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम की। तो ये कुछ डेटा है हमारे पास जो कि इस तरीके से इनपुट और आउटपुट्स के थ्रू हमारा ABS, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी और ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम काम करता है, इन सभी चीज़ों के बेसिस पे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब जब हम ब्रेक सिस्टम की बात कर रहे हैं तो आज के समय में और भी एडिशनल टेक्नोलॉजी आ चुकी है जिसका हम अब आगे समझेंगे। हील असिस्ट कंट्रोल सिस्टम, द सेंसर इन एन ग्रेविटी सेंसर मेजर द पोजीशन ऑफ द कार। ग्रेविटी सेंसर जो लगा रखा है वो लोड के अकॉर्डिंग जो है वो पोजीशन को जजमेंट कर लेगा, ठीक है, कि उसकी पर्टिकुलर पोजीशन क्या है। ग्रेविटी सेंसर से ये पता चलेगा। इफ योर कार इज ऑन अ हिल, द हील असिस्ट सिस्टम एक्टिवेट ऑटोमेटिकली। तो हील असिस्ट सिस्टम अगर ABS टेक्नोलॉजी के साथ हमें मिल रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल मिला था, ट्रैक्शन कंट्रोल मिला था, ऐसे ही हील असिस्ट सिस्टम के लिए अलग से पैसे पेमेंट करने पड़ते हैं।
तब जा करके ये फीचर आपको मिलेगा। ये फीचर जिस गाड़ी के अंदर होगा उसमें ऐसा आइकॉन आपको इंस्ट्रूमेंट पैनल पे देखने को मिलेगा जब आप इग्निशन स्विच को ऑन करते हैं। अब यहाँ पर क्या चीज़ हो गई कि जब आप गाड़ी को हिल पर चढ़ा रहे हैं, हिल पर यानी पहाड़ी पर या फ्लाईओवर पर आप इसको चढ़ा रहे हैं, तब ये सिस्टम एक्टिवेट होता है। व्हेन यू टेक टू फुट ऑफ द ब्रेक टू पुट इट ऑन एक्सेलरेटर, द सिस्टम होल्ड द ब्रेक प्रेशर फॉर अप टू 2 to 5 सेकेंड फॉर गिवन यू टाइम है। ये आपको ब्रेक पेडल से एक्सीलेटर पेडल को प्रेस करना होता है, जिसके बीच में समय लगता है। और अगर प्रेशर रिलीज हो गया ब्रेक सिस्टम से, आपने पैर हटाया और ब्रेक पेडल से पैर हटाने पर ब्रेक सिस्टम में प्रेशर रिलीज हो गया, तो आपकी गाड़ी क्या होगी, पीछे की तरफ आने लगेगी। जबकि हील असिस्ट सिस्टम क्या करता है, यदि आप ब्रेक पेडल से पैर हटा भी लेते हो क्योंकि आपको एक्सीलेटर पेडल दबाना है, तो 2 से 5 सेकेंड तक वो प्रेशर को मेंटेन करके रखेगा ताकि आपकी गाड़ी जो है वो पीछे की तरफ ना आए। वंस द इंजन हैज इनफ पावर टू व्हील फॉर मूवमेंट, जब इंजन की पावर व्हील को यानी टायर को मूवमेंट देने के लिए तैयार होगी, हील लॉन्च असिस्ट रिलीज द ब्रेक। अब जैसे ही आप एक्सीलेटर दोगे तो इंजन की पावर बढ़ेगी, एंड इंजन की पावर जब बढ़ेगी तो आपकी गाड़ी आगे की तरफ बढ़ने के लिए तैयार होगी। तो उस समय पर जो ब्रेक पे जो प्रेशर 2 से 5 सेकंड का था वो क्या होगा, रिलीज हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि एक्सीलेटर पेडल आपने दबाया और इंजन की आरपीएम आपने बढ़ाए, गियर भी एंगेज है, तो हमारे मॉड्यूल को ये पता चल जाएगा, एबीएस मॉड्यूल को, कि भाई गाड़ी के इंजन का आरपीएम बढ़ गया है, एक्सीलेटर दबाया गया है, गाड़ी को आगे बढ़ाना है। तो जो आपने हील असिस्ट सिस्टम के अंदर, हील असिस्ट कंट्रोल सिस्टम के अंदर आपने जो 2 से 5 सेकंड के लिए जो आपने ब्रेक प्रेशर होल्ड किया है उसको रिलीज करा दो। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे कि कम्युनिकेशन क्या हो गया, इंजन के साथ भी हो गया है एबीएस का। तो कैन कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑन दैट टाइम। हील असिस्ट सिस्टम लॉन्च एंड रिलीज द ब्रेक, ओके, विदाउट स्पिनिंग एंड रोलिंग द व्हीकल। ऐसा होने पर क्या होगा, हमारी गाड़ी जो है बिना घूमे हुए, बिना रोल किए हुए सीधी ही आगे जाने लगेगी। अदरवाइज क्या होगा, कई बार क्या होता है गाड़ी पीछे की तरफ आ जाती है ना, जिसमें ऐसा सिस्टम नहीं होता। आपने कई बार फ्लाईओवर्स पे तो खासकर देखा होगा, जब कोई रुका होता है और फिर जैसे ही गाड़ी आगे की तरफ लेता है तो पहले गाड़ी हल्की से पीछे आती है फिर आगे जाती है, जबकि हील असिस्ट से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। गाड़ी पीछे नहीं आएगी और एक्सीलेटर लेंगे, गाड़ी आगे की तरफ बढ़ जाएगी। वर्क्स एट ड्राइविंग हील अप और हील डाउन, इट इज गिवन स्टेबिलिटी कंफर्ट एट ड्राइविंग टाइम ऑन हील। जब आप चढ़ाई वाले एरिया पे गाड़ी को चढ़ा रहे हो ऊपर की तरफ या फिर उतार भी रहे हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप ऊपर ही चलाएं। हो सकता है कि किसी पहाड़ी इलाके में आप चढ़ गए, आपको रिवर्स भी लेना पड़ सकता है। तो अगर आप डाउन कर रहे हैं, रिवर्स में डाउन कर रहे हैं, डाउन का मतलब यहाँ पर रिवर्स में डाउन करना है, आगे की तरफ बढ़ के फिर वापस नीचे की तरफ ले रहे हो। तो अगर आप नीचे की तरफ ले रहे हैं तो उस कंडीशन में ये आपको हील असिस्ट प्रोवाइड करेगा, ये आपको हील असिस्ट सिस्टम प्रोवाइड करेगा। तो इस तरीके से आपकी गाड़ी जो है फ्लाईओवर्स या फिर हिल एरिया में आसानी से चल पाएगी और इस पर कंट्रोलिंग बहुत अच्छा हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। डाउन हिल असिस्ट सिस्टम, अभी क्या था, हम फ्लाईओवर चढ़ने की बात कर रहे थे, अब हम डाउन असिस्ट की बात कर रहे हैं, जिसका आइकॉन कुछ इस तरीके से होगा। फ्लाईओवर से डाउन होते हुए आपको गाड़ी नजर आएगी। तो यहाँ पर अगर आप आइकॉन देखेंगे तो गाड़ी का स्पीड कम होना चाहिए डाउन एंड हिल असिस्ट में। इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं एक बार। द डाउन हिल असिस्ट कंट्रोल सिस्टम इज यूज फॉर स्पीड कंट्रोल ऑफ द व्हीकल। अगर आप ढलान से गाड़ी को लेकर के जा रहे हैं तो ग्रेविटी फोर्स के कारण आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ सकती है, इसको कंट्रोल करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। व्हेन द व्हील कैन गोइंग डाउनवर्ड एट हील एंड फ्लाईओवर्स, अगर पहाड़ी इलाके से अगर आप नीचे की तरफ जा रहे हैं या फ्लाईओवर से डाउन हो रहे हैं तो गाड़ी की स्पीड बढ़ सकती है। इसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हम डाउन असिस्ट सिस्टम का प्रयोग करते हैं। दैट टाइम ब्रेक सिस्टम ऑपरेट ऑटोमेटिकली ब्रेक सिस्टम ऑपरेट होगा, बिकॉज एट डाउन टाइम व्हीकल स्पीड इंक्रीज विद द हेल्प ऑफ लोड एंड द ग्रेविटी और लोड के कारण गाड़ी की स्पीड बढ़ सकती है, इसको कंट्रोल करा जाता है।
तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ कंट्रोल में आएगी। और इसके कंट्रोल में आने से क्या होगा ये भी समझ लीजिए। अगर मान लीजिए कि इस तरीके से किसी पहाड़ी इलाके से कोई गाड़ी नीचे की तरफ आ रही है, तो नीचे आते समय आपको ब्रेक अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सेल्फ ऑटोमेटिकली ब्रेक अप्लाई हो जाएगा और आपकी गाड़ी बैलेंस रहेगी। आपकी गाड़ी बैलेंस रहेगी और बैलेंस रहने के कारण आपकी गाड़ी राइट या लेफ्ट साइड की तरफ स्किड नहीं होगी, फिसलेगी नहीं डाउन होते समय। या तो आप गाड़ी को स्पीड से लेकर के आ रहे हो या फिर आप स्लोली लेकर के आ रहे हो, तो दोनों टाइम पर ये फंक्शन जो है वो आपका काम करेगा। तो ये जानकारी थी अभी तक आपके लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत सारी चीज़ें इस सेगमेंट में समझ में आई होंगी। थैंक यू।